गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए, मुख्यतः मानव भूगोल का अपना जो कल टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसमें हमने कल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य परिचय के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व के बारे में, हमें व्यापार की आवश्यकता क्यों पड़े, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के बारे में अनेक बिंदुओं का अध्ययन किया था। उम्मीद है शायद कल वाला टॉपिक जहां तक अपना हो गया था आपने ठीक प्रकार से उसका अध्ययन किया होगा। आवश्यक जो उपयोगी जो प्रश्न थे वो भी आपने अपने फेरवर्क में नोट किए होंगे। कल भी मैंने आपको बताया था 10 लेसन तक के नोट्स आपके पास में अवेलेबल हैं, जिसमें 5 लेसन के नोट्स आपको क्लासरूम में लिखवाए गए थे। बाकी लेसन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपको नोट्स भेज दिए गए थे और आपने फेरवर्क में शायद वो कर लिया होगा। आज अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कल जो अपना टॉपिक हुआ था, मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार के बारे में। उसके अगला टॉपिक अपना आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण पक्ष है क्या? देखिए, मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इन महत्वपूर्ण पक्षों को 3 प्रकार से विवेचित किया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कितने हैं? 3 पक्ष हैं। 3 पक्ष कौन कौन से? नंबर 1 व्यापार की मात्रा या परिमाण, नंबर 2 व्यापार की संरचना और नंबर 3 व्यापार की दिशा। छोटे प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कोई 2 महत्वपूर्ण पक्षों के नाम लिखिए, कोई 3 महत्वपूर्ण पक्षों के नाम लिखिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। देखते हैं इनके बारे में ठीक प्रकार से अध्ययन। व्यापार की मात्रा या परिणाम क्या है? देखिए, आगे लिखा हुआ है कि व्यापार की गई वस्तु का जो वास्तविक भार होता है उसे व्यापार की मात्रा या परिणाम कहा जाता है। व्यापार की मात्रा या परिमाण किसे कहेंगे? व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक भार। ध्यान में रहेगा, किसे कहेंगे? व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक जो भार है वह वास्तविक भार व्यापार की मात्रा या परिणाम कहलाता है। देखिए, मुख्यतः यहां पर एक बात आती है, कल मैंने बताया था कि वस्तु व सेवाओं का आदान प्रदान व्यापार होता है। तो इसकी परिभाषा भी आपको बताया कि भाई व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक भार। तो जो व्यापार की गई सेवा है, क्या उसे भार में मापा जा सकता है? क्या नहीं मापा जा सकता? ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं मैं कि व्यापारिक सेवाओं को भार में नहीं मापा जा सकता। यानी वस्तुओं की जो मात्रा होती है, मात्रा का मतलब आप वजन से लगा सकते हैं। वस्तुओं की जो मात्रा होती है वह उसके मूल्य का सूचक नहीं होती। वह उसके मूल्य का सूचक नहीं होती। भाई ये नहीं है भाई कोई वस्तु 10 क्विंटल है तो उसका वजन 1 क्विंटल किसी वस्तु से उसका मूल्य कम हो सकता है, ऐसा नहीं है। कम वजन वाली वस्तु भी मूल्यवान होगी। तो केवल व्यापार की गई वस्तु का जो वास्तविक भार है, हालांकि परिभाषा ये है, लेकिन मूल्य का सूचक ये नहीं है। यानी व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, अब यहां पर ठीक प्रकार समझिए, व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक भार व्यापार की मात्रा है, लेकिन यहां पर एक ऑब्जेक्शन ये आता है कि व्यापार की गई जो सेवा है उससे अपने भार में कैसे मापें। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी व्यापारिक या वस्तुओं की जो मात्रा होती है, वस्तुओं का जो वजन होता है, वो उसके मूल्य का सूचक नहीं होता। इसलिए फैक्ट परिभाषा क्या लिखेंगे अपन?
व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को, व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? व्यापार की मात्रा या परिमाण कहा जाता है। कोई दिक्कत? दूसरा बिंदु आता है अपना व्यापार की संरचना। देखिए व्यापार की संरचना है क्या? प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक व्यापार की संरचना। देखिए मुख्यतः 20वीं सदी के प्रारंभ के अंतर्गत व्यापार की संरचना क्या थी कि प्राथमिक व्यवसाय के जो उत्पाद थे, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त जो वस्तु थी वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। धीरे धीरे विकास हुआ, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु का विनिर्माण उद्योग यानी नवीन वस्तु बना करके, लोह है उसे इस्पात बनाकर, लकड़ी है उसे फर्नीचर के रूप में बदलकर, यानी विनिर्माण का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे सेवा क्षेत्र का विकास हुआ। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मशीनरी, परिवहन, रसायन आदि का प्रतिशत अपन देखें तो वो भी महत्वपूर्ण है। बताओ व्यापार की संरचना में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? एक समय केवल प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुओं का व्यापार, फिर धीरे धीरे विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार, फिर सेवाओं का व्यापार, आज मशीनरी, परिवहन, रसायन इन सब का व्यापार। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो सेवाएं हैं वो सेवाएं वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया में अधिक लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखती हैं। यानी आज वर्तमान में वस्तु के स्थान पर सेवाओं का जो मूल्य है वो अधिक है। तो व्यापारिक संरचना में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? यह है व्यापार की संरचना। कोई दिक्कत? तीसरा आता है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा क्या? देखिए प्रारंभ में क्या था, आपको ध्यान में होगा कल जब मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बताया था उसमें एक बात आई थी कि 12वीं 13वीं शताब्दी में, ध्यान में होगा शायद, कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद विश्व में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विकास कहां हुआ? यूरोप में। निश्चित रूप से विश्व के अन्य देशों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यूरोप एक अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि रखता होगा। मुख्यतः व्यापार की दिशा में क्या परिवर्तन हुआ? देखो कि प्रारंभ के अंतर्गत क्या था, जो उच्च मूल्य वाली वस्तुएं थी, प्रारंभ में जो निर्मित वस्तुएं थी उनको विकासशील देश क्या करते थे? जो यूरोपीय देश हैं उन यूरोपीय देशों को निर्यात करते थे। समझ में आ रहा होगा कि प्रारंभ के अंतर्गत व्यापार की दिशा क्या थी कि जो विकासशील देश है, ये विकासशील देश क्या करते थे? जो यूरोपीय देश है उन यूरोपीय देशों को उच्च मूल्य वाली वस्तुओं का क्या करते थे? निर्यात करते थे। इसके बाद क्या हुआ? व्यापार की दिशा में तीव्र परिवर्तन देखा गया। यानी अब यूरोपीय जो देश थे उन्होंने क्या किया? विनिर्मित जो वस्तुएं थी उनको अपने उपनिवेशों से निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो क्या था? विकासशील देश यूरोप के भेजते थे। अब यूरोपीय देशों ने क्या किया? जो विनिर्मित वस्तुएं थी उनको अपने उपनिवेशों से निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। यानी विश्व व्यापार में क्या हुआ? परिवर्तन। भारत, चीन, जापान ऐसे जो देश थे, पिछड़े हुए देश अपने कह सकते हैं, सामान्य विकासशील देश कह सकते हैं उस समय के, इन देशों के अंतर्गत भी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। इस प्रकार व्यापार की दिशा में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। कोई दिक्कत? फिर से देख लो एक बार कि व्यापार की मात्रा या परिमाण क्या है। देखिए व्यापार की मात्रा या परिमाण के अंतर्गत मैंने बताया कि व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक भार व्यापार की मात्रा हो सकता है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत ये आती है कि जो सेवाओं का व्यापार होता है, बैंकिंग सेवा है, इनका भी तो व्यापार होता है, इनको तो भार में नहीं मापा जा सकता। तो व्यापार की गई जो वस्तु या सेवा है उसका जो मूल्य है वह मूल्य व्यापार की मात्रा में सम्मिलित होगा, क्योंकि भार कभी भी मूल्य का सूचक
नहीं हो सकता। यह वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, न कि उसके भार पर कि वो मूल्यवान है या नहीं। एक दूसरा मैंने बताया व्यापार की संरचना, उसमें मैंने बताया भाई 20वीं सदी के अंतर्गत 20वीं सदी में जो प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुएं थी उनका व्यापार होता था, फिर विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार होने लगा, फिर सेवाओं का व्यापार होने लगा, फिर रसायन, मशीनरी, परिवहन का, कुल मिलाकर व्यापार की संरचना में परिवर्तन होगा। तीसरा बिंदु व्यापार की दिशा, उसमें मैंने बताया आपको प्रारंभ के रूप से जब यूरोप में ही केवल व्यापारिक विकास था तो विकासशील देश क्या करते थे, यूरोपीय देशों को भेजते थे, माल निर्यात करते थे, फिर उपनिवेशों से होने लगा, फिर धीरे धीरे भारत, चीन, जापान, इन सभी देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, यानी पूरे विश्व के देशों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो विकसित हुआ। यह है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए, दूसरा आता है इसमें व्यापार संतुलन। देखिए व्यापार संतुलन कहें किसे? व्यापार संतुलन का मतलब होता है किसी भी देश के आयात व निर्यात जो मूल्य हैं, ध्यान दीजिए, किसी भी देश के आयात व निर्यात के मध्य मूल्यों में पाया जाने वाला अंतर। आयात व निर्यात के जो मध्य मूल्य हैं, आयात कितने का किया, निर्यात कितने का किया, इन दोनों के मध्य में जो अंतर है, जैसे भारत ने मान लो 500 करोड़ रुपए का आयात किया और 600 करोड़ रुपए का निर्यात किया, तो उसके पास प्लस में बचे कितने, 100 करोड़। ये उसका मध्य मूल्य आ गया। ये मध्य मूल्य किसको दर्शाएगा? व्यापार संतुलन को। तो परिभाषा क्या लिखोगे? व्यापार संतुलन किसे कहेंगे? किसी भी देश के आयात व निर्यात निर्यात के मध्य मूल्यों में, किसी भी देश के आयात व निर्यात के मध्य मूल्यों में पाया जाने वाला अंतर, वो क्या कहलाएगा? व्यापार संतुलन। कोई दिक्कत? अब देखो व्यापार संतुलन कितने प्रकार का होता है? तो व्यापार संतुलन होता है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। व्यापार संतुलन के 2 प्रकार कौन कौन से? धनात्मक और ऋणात्मक, या अनुकूल या प्रतिकूल। धनात्मक व्यापार संतुलन को क्या कहा जाता है? अनुकूल व्यापार संतुलन। और ऋणात्मक व्यापार संतुलन को क्या कहा जाता है? प्रतिकूल व्यापार संतुलन। कोई दिक्कत? अब देखो धनात्मक व ऋणात्मक व्यापार संतुलन होता क्या है? जब किसी देश का निर्यात उसके आयात मूल्य से अधिक हो, बिल्कुल सीधी सी बात है। जब किसी देश का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से अधिक हो तो वो धनात्मक व्यापार संतुलन। उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे भारत ने मान लो 500 करोड़ रुपए का क्या किया? आयात किया, और 600 करोड़ रुपए का क्या किया? निर्यात किया। तो भारत के पास में कितने रुपए शेष बच रहे हैं? 100 करोड़। ये भारत को प्लस में आमदनी हुई या नहीं हुई? तो ये क्या हो गया? धनात्मक। ध्यान में रखिएगा, किसे कहेंगे धनात्मक व्यापार संतुलन? जब किसी देश का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से क्या हो? अधिक हो, तो उसे कहा जाएगा धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन। एक आता है ऋणात्मक या प्रतिकूल। ठीक इसका उल्टा कर लो। जब किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से क्या हो? अधिक हो, तो वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक या प्रतिकूल। इसका उल्टा कर लो। मान लो भारत ने 600 करोड़ का आयात किया और 500 करोड़ का निर्यात किया, तो 100 माइनस में होंगे या नहीं होंगे? ऋणात्मक हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत? तो व्यापार संतुलन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार। 2 प्रकार कौन कौन से हो गए? धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक व्यापार संतुलन क्या होगा? जब किसी देश का निर्यात मूल्य उसके आयात मूल्य से क्या हो? अधिक हो, वो क्या कहलाएगा? धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन। इसका उल्टा, जब किसी देश का आयात मूल्य उसके निर्यात मूल्य से क्या हो? अधिक हो, वो कहलाएगा ऋणात्मक या प्रतिकूल व्यापार संतुलन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। देखिए आगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार के अंतर्गत
अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इसके दो प्रकार हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया है। एक होता है द्विपार्श्विक व्यापार, एक होता है बहुपार्श्विक व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से? द्विपार्श्विक व्यापार और एक बहुपार्श्विक व्यापार। देखते हैं इनके बारे में। देखो, द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है? यह व्यापार मुख्यतः पर यह कह सकते हैं दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। दो देश एक दूसरे को आयात निर्यात की प्रक्रिया करें। एक देश दूसरे देश को माल भेजता है, उससे दूसरे से मंगवाता है, यानी ये दो देशों के मध्य में जो आयात निर्यात की प्रक्रिया होती है वो कहलाता है द्विपार्श्विक व्यापार। दो देश इसमें क्या होता है? निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करते हैं। भाई जैसे भारत में जूट का उत्पादन सर्वाधिक है। भारत ने किसी भी देश के साथ में जूट निर्यात की व्यवस्था को लागू कर रखा हो तो वह हमेशा उसे जूट निर्यात करेगा। यह एक निर्दिष्ट वस्तु हो गई कि भाई जूट आना है तो भारत से ही आना है। आ रहा है समझ में? तो दो देशों के मध्य में जो आयात निर्यात की प्रक्रिया होती है वो कहलाता है द्विपार्श्विक व्यापार। और बहुपार्श्विक व्यापार क्या होता है? यह व्यापार अनेक व्यापारिक देशों के साथ में किया जाता है। जब दो देश एक दूसरे के मध्य आयात निर्यात का कार्य करें तो द्विपार्श्विक, बहुत से देशों के मध्य में आयात निर्यात का कार्य हो तो वो क्या कहलाएगा? बहुपार्श्विक। यानी इसमें क्या होता है? एक देश है वो कुछ व्यापारिक साझेदारों को अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान करता है। यानी एक देश विभिन्न राष्ट्रों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात करता हो या निर्यात करता हो तो वो प्रक्रिया किस में रखी जाएगी? बहुपार्श्विक व्यापार में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। दो देशों के मध्य और बहुत से देशों के मध्य। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा, अगला बिंदु आता है अपना मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार की स्थिति देखिए। मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार का मतलब होता है व्यापारिक उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब आप समझते होंगे, सरलीकरण। कैसे? देखो, व्यापारिक उदारीकरण क्या है कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य। यहां पर अपन केवल मुक्त व्यापार, देखो होता क्या है, परिभाषा क्या है मुक्त व्यापार की? मुक्त व्यापार का मतलब होता है व्यापारिक उदारीकरण, यानी व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य क्या कहलाता है? मुक्त व्यापार कहलाता है। यह कार्य क्या होता है? देखो, इस कार्य के अंतर्गत व्यापारिक जो अवरोध होते हैं, सीमा शुल्क जो भी, इनको कम कर दिया जाता है। देखो, मुक्त व्यापार में क्या क्या होता है? व्यापार के नियमों को सरल बनाना, व्यापार में उदारीकरण करना, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था खोलना। कैसे? जैसे जो भी व्यापारिक अवरोध है, बस सीमा शुल्क अधिक है, सीमा शुल्क को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब सीमा शुल्क कम होगा तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? यानी मुख्यतः पर यह कह सकते हैं कि व्यापारिक जो उदारीकरण है वह उत्पाद व सेवाओं के प्रतिस्पर्धा के लिए, आपसी जो देशों के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा है उनके लिए अनुमति प्रदान करता है। यानी अनेक देशों को इस मुक्त व्यापार के अंतर्गत व्यापार करने का प्रोत्साहन मिलता है। भाई जब निर्यात की जाने वाली या आयात की जाने वाली जो वस्तु है उस पर सीमा शुल्क कम होगा तो निश्चित रूप से उससे व्यापार को संबल मिलेगा। तो मुख्यतः विकसित देशों के जो विदेशी उत्पाद हैं, ये विदेशी उत्पाद इस मुक्त व्यापार के अंतर्गत जब सीमा शुल्क कम लगेगा तो ये कम मूल्य पर प्राप्त होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर मुक्त व्यापार क्या हुआ, किसे कहें? फिर से देखो, मुक्त व्यापार का मतलब है व्यापारिक उदारीकरण, यानी व्यापार के नियमों को सरल बनाना या व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलना है।
कैसे व्यापारिक नियमों को सरल बनाना, कैसे व्यापार के अंतर्गत जो भी अवरोध आता है, जो भी बाधा आती है, जैसे सीमा शुल्क वगैरह होता है, टैक्स वगैरह होता है, तो जो सीमा शुल्क है उन सीमा शुल्क को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो व्यापार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मुक्त व्यापार की जो स्थिति है वह भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को क्या देती है, बढ़ावा देती है। मुख्यतः इसके अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो मुक्त व्यापार है, इस मुक्त व्यापार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार या जो मुक्त व्यापार की स्थिति है, इस मुक्त व्यापार की स्थिति के अंतर्गत भी बहुत से देश व्यापार में लाभान्वित होते हैं। इस क्रम में एक आता है अपना WTO, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। WTO पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना हुई कब, जनवरी 1995 में। WTO पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। स्थापना कब हुई, जनवरी 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा, और ये जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। देखिए मुख्यतः ये क्या करता है, WTO क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक प्रकार समझेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक में WTO क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। कैसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो विभिन्न देशों के मध्य वैश्विक नियमों का पालन करवाता है। वैश्विक नियमों का पालन, का व्यापारिक नियमों का पालन। कोई भी देश व्यापारिक क्रियाकलापों में, व्यापारिक कार्यों में, आयात निर्यात में मनमर्जी न करे, इसके लिए वैश्विक नियम है, व्यापारिक नियम है। उन व्यापारिक नियमों की पालन की अनिवार्यता यह WTO करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कौन कौन से नियम बनाए जाएं, सभी देशों के लिए वो नियमों का निर्धारण वह WTO के द्वारा किया जाता है। WTO के जो सदस्य देश हैं उनके मध्य में जो समझौता है, व्यापारिक समझौता, वह व्यापारिक समझौता भी यही करता है। WTO विश्व व्यापार संगठन के द्वारा यह दूरसंचार, बैंकिंग आदि सेवाओं को भी अपने अंतर्गत सम्मिलित करता है। तो WTO के कार्य के बारे में पूछे तो कौन कौन से कार्य हो गए, एक तो यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व में वैश्विक नियमों का पालन करवाता है, व्यापारिक नियमों का निर्धारण कराता है, सदस्य देशों के मध्य समझौता कराता है। इसके अतिरिक्त यह दूरसंचार, बैंकिंग आदि को भी अपने में सम्मिलित करता है। यहाँ पर एक विशेष बात और है कि विश्व के अंतर्गत WTO का विरोध भी है, विश्व व्यापार संगठन का विरोध भी है। कैसे, ऐसा मानना है कि इस संगठन से विश्व के जो विकसित देश हैं वो अधिक विकसित होते जा रहे हैं, और जो पिछड़े हुए देश हैं या जो विकासशील देश हैं वो धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। कैसे, देखिए मुख्यतः विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, ऐसा मानना है विश्व के अर्थशास्त्रियों का कि WTO के जो नियम हैं, WTO जो नियमों का निर्धारण करता है, व्यापारिक नियमों का जो पालन करवाता है, वो आर्थिक रूप से जो अकुशल देश हैं वो उनको करने में सक्षम नहीं हो पाते, इसलिए वो देश पिछड़ते जाते हैं और विकसित देश है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये मुख्यतः WTO के विषय में ये बातें भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अपना आज इतना ही, कल अपन देखेंगे प्रादेशिक व्यापार समूह के बारे में। आज हमने जो अध्ययन किया उसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, जिसमें आपको ये 3 पक्ष बताए गए, तीनों याद होनी चाहिए, तीनों के बारे में बताया गया। दूसरा बिंदु आज बताया गया आपको व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन की परिभाषा आपको बताई गई। व्यापार संतुलन के 2 प्रकार बताए गए आपको, धनात्मक या अनुकूल और ऋणात्मक या प्रतिकूल। फिर आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रकार बताए गए, 2 प्रकार, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। फिर मुक्त व्यापार और WTO विश्व व्यापार संगठन, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया गया। कुल मिलाकर ये जो टॉपिक आपके हो गए वो आपको फिर से मैं कह रहा हूं
ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत जो टॉपिक आपके हो रहे हैं सिलेबस वाइज, जैसे अपने क्लासरूम में होते हैं ठीक वैसे ही आपको ठीक प्रकार से समझना है, टॉपिक जो बता रहे हैं उनको ठीक प्रकार से याद करना है। 11वां लेसन कंप्लीट होते ही नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, वो नोट्स आपको फेयर कॉपी में करने हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुल मिलाकर ठीक प्रकार से आप अपनी तैयारी इन वीडियोस के माध्यम से आप करें। कल अपन देखेंगे प्रादेशिक व्यापार समूह के बारे में। विश्व में प्रादेशिक व्यापार समूह कौन कौन से हैं? गेट, जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार प्रशुल्क का सामान्य समझौता, इन सब के बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।